समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, बताइए। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की दोस्तों क्या भूमिका है? सारे हमारे जितने भाई बहन लाइव देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका उत्तर क्या बनेगा, फटाफट से। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण तार्किक हो, सुनियोजित हो। बात तो बिल्कुल सही बात है सर, एकदम करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लें, गलत बात। समालोचनात्मक चिंतन अच्छाई और बुराई का ज्ञान कराना अप्रासंगिक है, गलत बात। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा ना करो, गलत बात। सर पहला विकल्प सही है। जब मैंने आपको एक बार नहीं कई बार समझा दिया कि समालोचनात्मक चिंतन का साफ साफ मतलब होता है कि बच्चा अपनी अच्छाई और बुराई को सीखे, समझे कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। जब तक बच्चा इस बात को नहीं समझेगा वो आगे कैसे बढ़ सकता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। 16 को आप लोग देख लो सर। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, बताइए। हमने कहा समावेशी शिक्षा के सर कई नाम होते हैं। इसको आप लोग कहते हो विशेष शिक्षा, क्या कहते हो सर? इसी को हम लोग कहते हैं विशेष शिक्षा, इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट शिक्षा। मैं सिखा दे रहा हूं, बाद में मत कहना कि पेपर में ऑप्शन बदला तो आप गलती कर दिए। इसी को कहते हैं दोस्तों वैयक्तिक शिक्षा। वैयक्तिक शिक्षा हो सकता है, अगर ऑप्शन बदलेगा तो ये शब्द हो नहीं सकता, ऐसे ऑप्शन बदलता है। अब सुनो, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि एक ऐसी क्लास जिस क्लास में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अपंग बालक हर तरह के हैं ना, तो हर बच्चा विशिष्ट होता है तो हम उसको विशेष में काउंट करेंगे। हर बच्चा विशिष्ट है, सही बात है। हर बच्चा अलग अलग होता है, सबके सीखने का तरीका अलग होता है, ये वैयक्तिक शिक्षा है। तो इसका मतलब जो तीनों मैंने अभी आपको बताया कि विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, इन सारे शब्दों का मतलब वही है जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। पहले विकल्प में क्या है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। बेटा मैं कई बार बोल दिया, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए अगर विकल्प में मानक शब्द लिखा है किसी भी सब्जेक्ट में, मानक का मतलब रटना होता है, गलत करो। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण करो और वर्गीकरण करो। योग्यता के आधार पर कहो कि ये यार बड़े तेजन को आगे बैठाओ, ये मूर्ख आदमी इसको पीछे बैठाओ, ये आप वर्गीकरण करोगे। आप बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ वर्गीकरण आप करेंगे? सर ऐसे ऑप्शन से आपको बचना है, गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केवल, केवल शब्द निगेटिव होता है, गलत काटो। हाँ, समावेशी शिक्षा लचीलापन को महत्व देगा। एक टीचर को लचीलापन होना चाहिए। आपके अंदर पढ़ाने की बड़ी उत्सुकता है लेकिन आपका स्वभाव सौम्य नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर लचीलापन आना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में 16 का जिन बच्चों ने 4 कहा है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट और एकदम सही उत्तर है। चलिए कोई 17 की तरफ आपको मैं लेकर आता हूं। क्या बोल रहा है ये 17? विद्यार्थियों और क्लास में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पे अलग होता है। पहला देखो, प्रतिभाशाली बच्चे और अन्य जो विद्यार्थी होते हैं उनमें एक अंतर यह है कि अग्रवर्ती गहनता सोचने की, मतलब कोई बहुत जल्दी सोचेगा, कोई धीरे सोचेगा, ये दोनों बातें ठीक है। समझ के लिए दूसरों पर निर्भर होना, ये दोनों बच्चे करते हैं, नकल करके दोनों सीखता है, इसका कोई मतलब नहीं। शारीरिक विकास सबका सब पे तेज होता है, मानसिक विकास भी तेज ही होता है। वो फर्क अलग है दोस्तों कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सीखता है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ऐसे में दोस्तों जो आपका उत्तर बनेगा, जो सही आंसर आपका बनेगा वो बनेगा कौन सा? केवल ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है यही सही है। जो प्रतिभाशाली और जो मंद बुद्धि वाला बालक होता है, क्या बफरिंग हो रहा है? बफरिंग हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए आई होप अब सब कुछ ठीक होगा, बफरिंग तो नहीं हो रहा। चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए बफरिंग तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 यही आपका सही। आइए एक सेकंड सर, बफरिंग बार बार
चलिए, आई होप बफरिंग की समस्या आपकी दूर हो गई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए देखते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 पे आ जाइए, वो प्रश्न आपका हो ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 18, अब दिक्कत नहीं होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, ध्यान पे आप लोग देखते जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों यहां पे सही है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए सर, अपना आंसर आप लोग लॉक करते जाइए। क्या आंसर इसका बनेगा? तो श्रवण बाधिता वाले बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो बच्चा सुनने में उसको दिक्कत आ रही है, जाहिर बात है कि उसको संवाद करने में भी दिक्कत आएगी। बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद लैंग्वेज करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूं कि सही है, कोई बुराई नहीं है। देखिए, श्रवण बाधिता वाला बच्चा है ना, सुनने में दिक्कत आ रहा है, तो सांकेतिक भाषा संवाद का प्रयोग करो, यह भी सही है। बच्चों के पास तेज आवाजें, गलत बात है। श्रवण बाधिता वाले किसी कान की समस्या का कारण होता है, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे चुनना चाहूंगा कि 18 में कौन सा आपको एकदम सही लग रहा है, एकदम पॉजिटिव विकल्प आपको कौन सा लग रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो दोस्तों, श्रवण बाधिता वाले बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता प्रभावित होगा, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाओं में समान जगह जबकि डैश में भिन्न होता है। बताइए, देखो बात को समझना। जब इस टाइप का प्रश्न आए तो इसको आप लोग निंजा टेक्निक से हल करो। क्या तरीका इसका है? इसका टेक्निक ये होता है कि आपको थोड़ा ट्रिक लगाओ। समावेशन के संदर्भ में मैं क्या बोल रहा हूं, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा संवर्धन में दोस्तों कोई चीज कभी समान नहीं होता। कहोगे सर कैसे? देखिए, संवर्धन में इसलिए समान नहीं होता है क्योंकि हर बच्चा एक ही तरीके से कैसे आगे बढ़ सकता है। बात को समझो, सबका विकास एक जैसा समान तरीके से कैसे बढ़ सकता है, तो संवर्धन में तो समान कभी नहीं होगा। संशोधन सबका एक जैसा नहीं होगा, यह भी गलत है। सब लोग एक प्रकार से गति में भी समान नहीं हो सकते, यह भी सही है। हाँ, समायोजन, देखिए सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में भिन्न होते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन, सबको समझाया जा सकता है, समायोजन की भूमिका में सबको लाया जा सकता है, लेकिन संशोधन होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं सबको ये कह सकता हूं बच्चा पढ़ो पढ़ो, ये समायोजन है, लेकिन आप संशोधित होगे कि नहीं होगे, ये सर हर बच्चे की अलग अलग डिपेंडेंसी है कि आप होगे कि नहीं होगे, ये आपकी अपनी नैतिकता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो यहां पे दोस्तों 19 का जो फोर्थ वाला विकल्प है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। वापस आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आइए सब लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा को पहचान करने का एक ही तरीका है कि जब कोई काम बच्चा अपनी इच्छा से करे। अगर कोई काम कोई बच्चा अपनी इच्छा से करता है तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, और जब किसी काम को करने के लिए वो लालच पर डिपेंड हो जाए तो इसका मतलब वो बाह्य मोटिवेशन है। पहला विकल्प। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए निगेटिव आंसर। व्यक्तिगत आनंद के लिए अगर वो वाद्य यंत्र बचा रहा है पॉजिटिव है। डांट से बच रहा है पुरस्कार के लिए, ये सब बाय मोटिवेशन है। सिंपल सी बात थी, समझ पा रहे हो आप लोग? चलो वापस आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 के बाद 21 पर आ जाइए सब लोग। आपके सामने ये विकल्प है 21 वाला, और ये लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको आप कैसे सेकेंडों में हल करोगे ये देखो। आइए क्या बोला इन्होंने, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? कहते हैं ना कि सर इनको अपने काम में महारत हासिल है, बिल्कुल एकदम निपुण है ये व्यक्ति, बिल्कुल मास्टरी इसमें इन्होंने हासिल कर लिया है। तो देखो, महारत लक्ष्य विफलता से बचने के लिए, तो भैया विफलता से बचने के लिए ऐसा विकल्प गलत होता है। महारत लक्ष्य जो होता है अपने कौशल और कार्य की समझ में, एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, अगर आप भाषा बोलने में बहुत बेहतर हो तो आपको महारत है, आप मोबाइल बनाने में बड़े अच्छे हो तो आपको महारत है,
लेकिन प्रदर्शन दोस्तों जो होता है वह आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है। जो प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन जो लक्ष्य होता है, ये जिस प्रदर्शन की बात हो रही है, इस प्रदर्शन की अगर आप बात करोगे तो सर ये आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है। समझ गए? तो यहां पे सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है। तीसरा क्यों गलत है? तीसरे में दोस्तों कहा गया विफलता से बचने, कोई कब तक विफलता से आप बचोगे। और चौथे में क्या कहा गया? खुद के कौशल पर, यह भी निगेटिव। प्रतिस्पर्धा, यह भी निगेटिव। तो यह तरीका होता है जल्दी से किसी चीज को हल करने का। आप आसानी पे चीजों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी लोग फटाफट अपना आंसर लॉक करिए। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है उसको पढ़ना सिखाया जा सकता है किस प्रकार से? बताइए। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया, एक बच्चा जो पठन विकार से जूझ रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ऐसे बालक को आप किस तरह से सिखा सकते हो? सारे इंकरेजिंग देम टू स्टडी द मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन। एक तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ऊपर से आप डिस्ट्रैक्शन विविध प्रकार से विकर्षण। देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, जो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं वो पता क्या करेंगे, मेरे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड लिखा था मैं इसी को टिक कर दिया। सर आप विकर्षण तो देख नहीं रहे हो। विकर्षण का मतलब ध्यान भटकाकर कई चीजों में आपको बांट दूं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। गलत ऑप्शन है। ग्रेड शब्द निगेटिव है, दंड शब्द निगेटिव है। हां, अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं प्रणालीगत जो प्रणाली है उन ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण का माध्यम का प्रयोग करूंगा जो बच्चे के लिए सही साबित हो। तो 22 का दोस्तों जो फोर्थ वाला विकल्प है यही आपका एकदम परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 22 फोर्थ वाला विकल्प आपका सही है। अनीता मौर्य, आफरीन प्रवीण, सुनीता और मोहम्मद हसन, मंजीत, आलोक यादव, दिव्या, रेणु कुमारी, ओम शंकर त्रिपाठी, विवेक भास्कर, नादिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए सर। 23 की बात मैं आपसे कर लेता हूं। कह रहे हैं जो समझ पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, कौन पर आधारित? अंडरस्टैंडिंग पर आधारित। जो समझ पे आधारित प्रश्न होता है वो किस चीज पर विश्वास करता है? चलो बताओ। विद्यार्थी निष्क्रिय ज्ञान का प्राप्त करता है, निगेटिव उत्तर है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकेगा, पॉजिटिव है। तथ्य लिखा है, निगेटिव है। पहले में मानक लिखा है, निगेटिव है। पहले में निर्देश लिखा है, निगेटिव है। एक बात जान लो दोस्त, संवर्धन का अर्थ होता है जो दिन प्रतिदिन आपका नॉलेज में बढ़ोतरी हो। जैसे आप आज 5 रुपए कमा रही हो, कल 10 कमाओगी, फिर 15 कमाओगी, फिर 20 कमाओगी। मतलब संवर्धन का मतलब जितना पहले से था उसमें डेली कुछ ना कुछ आप इंक्रीज करती जा रही हो, इसी को संवर्धन कहते हैं। लेकिन दोस्तों पूरा दिल दिमाग एक जगह कर देना, एक एक शब्द का ध्यान देना। ये क्वेश्चन जितने आपको शब्द बता रहा हूं, हिंदी पेडागोजी, विज्ञान में, सोशल में, गणित में, ईवीएस में, कहीं पर मिलेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। 24 आपकी स्क्रीन पर है सर। क्या बोल रहा है ये? जटिल समस्याओं से जूझ रहा, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है? इंकरेज हिम इनटू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज। बात तो बिल्कुल सही है। हम बच्चे को समस्या समाधान करता बनने के लिए विवश कर देंगे, एकदम सही बात है। मंथन का मतलब क्या है? सोच विचार की प्रक्रिया करने के लिए बच्चे को विवश कर देना। कहने का मतलब विकल्प पहला तो सही है। उसे कहकर कि वो समस्या को सुलझाना छोड़ दे, गलत बात है। भैया आंखों को बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश बंद नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये गलत बात है। जोखिम लेने को हतोत्साहित ना करिए, उत्तर प्रदान कर दोगे तो बच्चा अपना दिमाग क्या लगाएगा? तो पहला विकल्प आपका सही हो गया। नेक्स्ट 25 एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख रहे हैं संपूर्ण पेडागोजी, सभी विषय का एक साथ। केवल एक वीडियो आपको 90 नंबर करा सकता है, लेकिन जो क्लास में पूरे आप क्वेश्चंस को देखना, पूरे क्वेश्चंस करके जाना है। और जितने शब्द आपको छोटे छोटे जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, इस पर आपको ध्यान देना है। आराम से हमेशा हमेशा के लिए जो सीटेट की समस्या है आपका दूर हो जाएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल क्लास का वातावरण, सजा और शर्मिंदगी निगेटिव होता है, प्रतिस्पर्धा निगेटिव होता है,
अनुबंधन ये लालच होता है। हम किस पर अधिगम पर जोर देंगे? सर मैं सहकारी अधिगम पे जोर दूंगा। सहकारी का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया। सहकारी को क्या बोलते हैं हम लोग? सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब बच्चा अंतःक्रिया करके सीखेगा, डिस्कशन करके सीखेगा। तो समझ जाओ सहकारी ही सामाजिक अंतःक्रिया है। डिस्कशन भी उसको कह सकते हो। जिस विकल्प में अनुबंधन लिखा हो, अनुबंधन का मतलब साफ साफ मेरे शब्द जान लो, ये सारे शब्द मैं आपको नोट्स में अपनी भाषा में लिख कर दिया हूं, इसलिए कहता हूं पास होगे। कैसे? अनुबंधन का मतलब लालच होता है। कैसे सर? भैया आपको मैं टॉफी दूंगा तब आप स्कूल जाओगे, तो वो तो अनुबंधन होना ना, लालच पर आधार। अनुक्रिया मतलब आप कब कर रहे हो? जब टॉफी दूंगा, तो लालच की बात हो गई। 26 पर आइए, तो कथन और कारण पे आ जाओ एक बार फिर से। आपका कथन ये आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन 20 कथन कह रहा है शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करो। बिल्कुल सही बात है। कारण ये दे रहे हैं उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाएगा, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करेगा। सर आपने बिल्कुल सही बात किया, लेकिन लास्ट में आपने कुल बेकार कर दिया। देखिए उदाहरण से सोचेगा बच्चा संकल्पित महसूस करेगा, सही है, लेकिन जो गैर उदाहरण है वो बच्चे को भ्रमित नहीं करता। गैर उदाहरण बच्चे को पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझकर आगे बढ़ पाता है। थोड़ा उसका दिमाग कल्पनात्मक होता है, बढ़ता है उसका दिमाग। तो ऐसे में दोस्तों इसका उत्तर ए तो सही है पर कारण सही नहीं है, इसीलिए आपका विकल्प ए सही होगा। ए सही है पर आर गलत है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे क्वेश्चंस को कठिन देखकर डर के भाग जाते हैं, मैं आपको 100% कह रहा हूं कि बेटा आपका सीटेट कभी नहीं निकल सकता। यकीन करिए, आप चाहते हो 50,000 तो मिल जाए महीने का, लेकिन हमको कांटों पर चलना ना पड़े। सर इतना भी कठिन नहीं होता है जितना आप इसको कठिन समझकर आप लड्डू बस मिले और बस तुरंत खा लें। इट कांट बी पॉसिबल सर। जब तक आप कांटों पे चलोगे नहीं, चीजें मिलेंगी नहीं। बहुत आसान सा शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 27 पर सर आ जाइए, क्या बोल रहा है इसको ध्यान दीजिए। कठिनतम प्रश्नों को नहीं करोगे तो सरल प्रश्न में कैसे नहीं आएंगे उतना। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखता है यदि शिक्षक क्या करे। तो चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। काजल, दिव्या, अनीता, वर्षा, सुमन, रानी, साहिल, बीना, ओम शंकर त्रिपाठी, गजला खातून। और ये पता नहीं कैसी सोच है, मैं ये बहुत बार देखता हूं। जरा सा कठिन क्वेश्चन मिला बस निकल लेना है। अच्छा इनके साथ अच्छा भी होता है कि भाई ठीक है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, कहां से रिजल्ट आपका बनेगा। चलिए 27 का आंसर करिए आप लोग। अब सोचो, आप लोग खुद सोचो, जो व्यक्ति 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करना नहीं चाहता वो 50,000 की कल्पना कैसे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों आप लोग आंसर करेंगे। चलिए देखो, अधिगम के सामान्य सिद्धांत, पहला विकल्प देखो, पहले अवधारणा को प्रतीकात्मक रूप में आ जाओ। सर देखो ऐसा है, प्रतीकात्मक तो ठीक था, लेकिन जो भौतिक शब्द लिखा था ना, ये बेटा लालच को दिखाता है। ये ऑप्शन गलत है। लालच चूंकि भौतिक था, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है। सर पहले उस चीज पर चर्चा करो जिससे बच्चे को कुछ पहले से पता हो, उसका इंटरेस्ट आए। पहले हमें उस चीज को नहीं टच करना है जो विद्यार्थी को बिल्कुल ना पता हो, नहीं तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पहले अवधारणा दो, फिर संपूर्ण बारीकियों का परिचय दो, सही है। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करो, फिर विचार को देखो। चौथे विकल्प में ऐसी क्या खूबी थी? चौथे विकल्प में लगभग वो सारी बातें मिल गई। तर्क भी करवाया, संदर्भ भी मिला, चर्चा भी हुई, बाद में आपने बच्चे को अवसर भी दे दिया। इससे बेहतर क्या होगा बताओ आप लोग।
इससे बेहतर कोई विकल्प हो सकता था? 27 का ऑप्शन डी सही है। आइए, एक शिक्षिका जब बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तो वो किस चीज में मदद कर रही है? बताइए। जी हां, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्या देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तो बात को समझो। यहां कैसे करोगे? देखो दोस्तों, इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग, जिसको आप लोग कहते हो पाढ़, इसी को कहते हो ढांचा निर्माण, इसी को आप लोग कहते हो मचान। क्यों? हमने कहा एक बच्चा जब शुरुआत में साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में बच्चे के कैरियर को पीछे पकड़ना पड़ता है, लेकिन जीवन भर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को पाढ़ कहते हो, इसी को ढांचा निर्माण कहते हो। तो ऑप्शन नंबर ए। और इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग दोस्तों ये अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि सर अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि जीवन भर मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए बात को? हाँ। और इसके कई शब्द, इसके नाम क्या क्या है? इसको पाढ़ भी कहते हो, इसको ढांचा निर्माण कहते हो, और इसी को दोस्तों आप लोग मचान भी कहते हो। मैं लिख देता हूं, पाढ़ हो गया, इसी को दोस्तों आप लोग कहते हो ढांचा निर्माण, इसी को आप लोग मचान भी कहते हो। क्या कहते हो? मचान भी कहते हो। तो गलती ना हो। आगे आइए 29 पर। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा? 29 का आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों, क्या आंसर बनेगा? सभी लोग अपना आंसर लॉक करिए 29 के लिए। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? मतलब आपको निगेटिव उत्तर की तरफ बढ़ना है। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए? सर वो तो जरूरी है। मनन करें, संशोधन करें, सही बात है। डर की भावना के लिए नहीं होता। समर्थन करो, सुधार करवाओ, सही है। तो निगेटिव कौन सा है? 3 वाला। यही गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 3rd वाला। आप कभी मूल्यांकन डर पैदा करने के लिए नहीं करते। समझ गए? 30 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? एक क्लास में परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांट आप लगा नहीं सकते, माँ बाप से शिकायत आप कर नहीं सकते, प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को आप कहेंगे नहीं। आप पहले पता लगाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ पे। समझ गए? आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ पे, उसके विचारों को बच्चे से बातचीत करो, वो तरीका सही होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी कह दिए। बात समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ दोस्तों आपको मैं लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31। और ये दोस्तों आपका करीब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये कूट वाला है। जरा सोच समझ के उत्तर कीजिएगा। कूट वाले क्वेश्चंस को कूटना सीखो। कैसे आप इसको कूटोगे? समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, ये शिक्षा वो तंत्र है जिसमें विकलांगता व विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठा होते हैं। विकलांगता और बिना विकलांगता। सर शब्द ठीक नहीं है, बाकी सही है। इसको और बेहतर विकल्प लिखा जा सकता था। सही ऑप्शन है। इसमें कहने का मतलब प्रतिभाशाली भी है और अपंग बालक भी है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि समावेशी क्लास में बहिष्करण, भेदभाव, तान्य बाधाओं को दूर किया जाता है। सही बात है। बाधा के रूप में नहीं देखा जाता। तो केवल दोस्तों पहला और दूसरा सही है। तो ऐसे में जो आपका आंसर बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा, सॉरी फर्स्ट वाला बनेगा। पहला और दूसरा, ठीक है ना? बिल्कुल। और जो मैंने अभी आपको बताया था समावेशी शब्द के कितने मतलब होते हैं, कोई बताएगा? दोस्तों समावेशी शिक्षा को आप लोग कहते हो विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, वैयक्तिक विभिन्नता वाली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 32 बोलिए सर, क्या आंसर बनेगा 32 का? एक शिक्षिका को विविध बच्चों के क्लास में, जिसमें हाशिए पर समुदाय में आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज कर दो। सर गलत बात है। सभी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। गलत बात है। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। सही बात है। उन बच्चों को, वे बच्चे जो सीख सकते हैं उनको पहचान कर केवल उन्हीं को। सर ऐसे में आपका केवल 3rd ऑप्शन सही है। हमारी क्लास में विविध पृष्ठभूमि का बच्चा है। आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, धनी भी हैं, निर्धन भी हैं, गरीब अमीर सब हैं, हर वर्ग का बच्चा है। ऐसे में हम उसको स्वीकार करेंगे। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट द डिफिकल्ट्स। मतलब मैं उस चीज को पहचानूंगा और मानूंगा इस बात को कि ये कमी नहीं है अगर मेरी क्लास में इस टाइप के बच्चे हैं। जी हाँ, कल्पना कुमारी, चार्ली, अनुराधा,
मंजीत, मोहम्मद हसन, सुमन प्रीति, लवली प्रीति, कविता, शशि बाला और लवली कुमारी। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा 33 को देखिए सब लोग। कौन सी पद्धति एक समावेशी क्लास में हमें प्रमोट करना चाहिए बताइए। देखो, प्रतिस्पर्धा आप करा नहीं सकते, सहयोग अच्छी बात है, मानक का मतलब रटना, सख्त शब्द निगेटिव, हो गया आंसर। बताइए ना आप लोग, मैं कह रहा हूं ये वो प्रश्न है, मैंने लेवल ही आपका वो रखा है जो 2021 से 2024 का लेवल हो, विकल्प वो मैं रख रहा हूं जो पेपर का लेवल का प्रश्न बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देखिए जरा। ये भी दोस्तों आपका कूट वाला प्रश्न है, तो देखता हूं कितने लोग इसको कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान है जिसमें गतिमान दिव्यांगता है कि जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। जिसमें एक प्रावधान यह है कि एक विद्यार्थी जिसमें गतिमान दिव्यांगता है उनकी जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन, कौन सा विकल्प इस बात को दिखाएगा। आपका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को दोस्तों एक बार सब लोग, सभी भाई बहन एक बार रीशेयर आप लोग सब जरूर कर दीजिए, एक बार सभी लोग। 34 का आपका आंसर क्या बनेगा सर। देखो, बाधा मुक्त वातावरण आप देंगे, सही बात है। मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके पर रखकर आने जाने को सुगम बनाएंगे, सही है। मूल्यांकन के कई तरीके अपनाएंगे जिससे बच्चे की विविधता को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा है, तो किसी एक विधि के द्वारा तो सीखा जा नहीं सकता, तो विविध पद्धतियों का भी आप यूज करेंगे। ऐसे में सर 4th वाला विकल्प सही है, क्योंकि यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर फिर से कूट वाले प्रश्न जो आपका डिमांड होता है मैं वही आपको करा रहा हूं। 35 का आप लोग आंसर करो। देखो, रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। देखिए ध्यान से, बारंबार शब्द निगेटिव होता है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये कोई मतलब नहीं, जोखिम उठाओगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे, लचीलापन होना चाहिए, बोरियत के लिए आप है, बिल्कुल ठीक है सर। यहां पे तीसरा, पांचवा और चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। तीसरा, पांचवा और चौथा यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, 36 पर आप लोग आ जाओ। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और डैश सामूहिक कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए डैश। तब ऐसे विकल्प को आप कैसे करोगे, सुनो मेरी बात को समझो। इसको आप देखो, एक काम करो, पहली बात तो वो हर विकल्प गलत काट दो जहां पे फिक्स लिखा हो, नियत लिखा हो। कोई चीज नियत नहीं हो सकता, फिक्स शब्द गलत होता है। अब इसके विकल्प पर आते हैं। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामाजिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिनको खिसकाया जा सके, विकल्प सही है। शिक्षक एक तानाशाह नहीं हो सकता, इसीलिए तो एनसीएफ कहता है कि जो पढ़ाई होगी वो बाल केंद्रित होगी, वो अध्यापक केंद्रित नहीं होगा। 37 क्या बोल रहा है ये 37 सर आपके सामने। कथन कह रहा है कि अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। अच्छा जी, आप ऐसा कहना चाहते हो, जरा देखते हैं इसका आंसर क्या बनने वाला है। अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। एक सेकेंड सर, करें कि रिस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू ए परमानेंट एंड मिजरेबल चेंज इन द बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक बात है। और कारण क्या दे रहे हैं, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। दोस्तों यहां पे कथन ए और आर व्याख्या सही हो रहा है, बिल्कुल सही। कैसे, अधिगम को सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 पर आ जाओ। अनुभवात्मक अधिगम किस बात पे जोर देता है। अनुभवात्मक अधिगम सर बहुत सिंपल सी बात आपसे कहूंगा, कितनी बार मैंने कहा अनुभवात्मक का मतलब जो बच्चा समाज में रहकर सीखे, समाज में जाकर सीखेगा, वातावरण में सीखेगा। यहां पे यार पुनर्बलन की कोई भूमिका नहीं होती। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, पुरस्कार अथवा दंड देकर सिखाना। और अनुभव जो होता है ये बच्चे के स्वयं के स्वाभाविक प्रक्रिया पर आधारित है, तो करके सीखना, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। सीखना एक प्रक्रिया नहीं है, सीखना सर प्रक्रिया है। अभ्यास शब्द निगेटिव है, तो भैया सेकंड वाला आपका सही हो गया। अगले पर आ जाओ 39। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने में सक्षम नहीं होते
तो स्कूल को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अगर छात्र जो है स्कूल की अपेक्षाओं के हिसाब से खरा नहीं बदल रहा है तो एक स्कूल को किस बात पे फोकस करना चाहिए? आप लोग अपना आंसर करो और बताओ। देखो, इन बच्चों में कमी पर फोकस गलत बात, माता पिता गलत बात। देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर बच्चा आप पर ध्यान नहीं दे रहा तो बच्चे से बातचीत करो, बातचीत का रास्ता अपनाओ, वो वातावरण चेक करो, वो उसके व्यवहार को चेक करो, ना कि माँ बाप पे थोप दो। फोर्थ वाला विकल्प दोस्तों यहाँ पे एकदम करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या होगा? देखो, अंक लाने के लिए दबाव डालो, निगेटिव वर्ड। तुलना शब्द निगेटिव होता है, इनाम शब्द निगेटिव होता है। उनमें सीखने का जो आनंद है, खुशी और उत्सुकता पैदा करना, दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। यही आपका एकदम परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। हमें भरोसा है कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ कमियां, कुछ बातें जो आपको लगता अधूरी रह गई, आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं, जिसका जो भी डाउट रहा हो। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। शाम को 9:20 पर एक नए सेशन में आपसे फिर से मिलेंगे। बाकी जो बच्चे बार बार 70 पे 90 के बीच में फंस जा रहे हैं, हमने कहा सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं जो दे रहा हूं आप उसको पढ़िए। आप ये 150 पेज का कंटेंट आप पढ़ें, ये नोट्स आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यहां से आपको 3 बातें, पेडागोजी का पैटर्न, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 150 पेज आप इसको पढ़ के खत्म करिए। आप खुद ही 2-3 दिन बाद जान जाओगे कि जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे थे वो आप देखते ही कर पा रहे हो, और आपका नंबर जो 8-10 नंबर पे 7-8 नंबर से फंसते थे वो आप आराम से बढ़ा ले जाओगे और पास कर जाओगे। कैसे आप इसको परचेज करेंगे? नंबर आप लोग जान लीजिए, 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। और आज हमने आपको करीब 2 महीने बाद मैंने क्या कहा कि आपको आपके रिक्वेस्ट पर आपको डिस्काउंट सभी बच्चों को दिया गया है। तो आप सब लोग अपनी पढ़ाई को एक बेहतर आयाम की तरफ ले जाएं। खैर, किसी कोई डाउट है? चलिए, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर शाम को।